not open the Strait of Hormuz. चलिए ठीक है। इसी के साथ इस चर्चा में विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी भी मौजूद है। करोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बात करना चाहूंगी इन केबल्स को लेकर। लगातार जो ईरान की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, आईआरजीसी का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐसे में क्या वैश्विक नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए? इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर देना, क्या ये किसी तरह का नियमों का उल्लंघन माना जाना है? और कहा टीपी त्यागी जी ने साफ कहा कि इसमें भारत को अब सामने आना होगा, भारत को भी इसमें जो इंटरवीन करना होगा। देखिए अर्पिता, आपने बिल्कुल सही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियम हैं और उनका प्रभाव और उनमें विश्वास दोनों ही कम हो रहे हैं। और विशेष रूप से जो शक्तिशाली देश हैं वो बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून में या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में। तो इससे स्थिति और खतरनाक हो रही है और वो विशेष रूप से 4 मामलों में ज्यादा खतरनाक है। एक तो जो अंडर सी केबल्स है उसको लेके, एक गैस और ऑयल पाइपलाइन है, और तीसरा है इंटरस्टेट जो नदियों का पानी है। एक, क्योंकि बहुत सी नदियां हैं दुनिया में जो एक देश की नहीं है, कई देशों के होकर गुजरती है, तो वो भी बहुत बार मुद्दा रहता है। और तीसरा रहता है सप्लाई लाइन, व्यापार का। तो इन चारों में ही अंतर्राष्ट्रीय कानून तो है, नियम तो है, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। तो ईरान ने पहली बार किया हो ऐसा नहीं है। यूक्रेन का जब वार हुआ रशिया का, तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को किसने तोड़ा अभी तक वो स्पष्ट नहीं है। एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, जो रशिया से होते हुए जर्मनी तक यूरोप से कनेक्ट होती थी। तो ऐसा नहीं है कि ईरान ने किया, वो भी तो किसी ने किया होगा ने। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ बैठ के एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट होना चाहिए कि जो कई देशों से गुजरती हैं, चाहे वो केबल हो, चाहे पाइपलाइन हो, और नदी का पानी हो या और कोई चीज हो, उसके लिए कुछ फिक्स नियम होना चाहिए। और कोई देश नहीं माने, चाहे वो कितना शक्तिशाली हो, उस पे भी कोई दबाव की मैकेनिज्म इवॉल्व करनी चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये तनाव बढ़ते जाएंगे, एस्केलेट होते जाएंगे। क्योंकि मैं त्यागी जी की एक बात से सहमत नहीं हूँ। वो कह रहे हैं आईआरजीसी कर रहे हैं, ईरान नहीं कर रहा है। ईरान एक देश है या नहीं? या तो हम ईरान को एक देश के रूप में, संप्रभु स्वतंत्र देश के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करें। अगर ग्लोबल कम्युनिटी ने कर रखा है तो उसकी एक सेना है, स्पेशल फोर्स है। तो एक लेजिटिमाइज कंट्री की स्पेशल फोर्स है, उसको उस देश से हम अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि वो नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, स्टेट का है। तो हमें उस तरह से सेपरेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो आईआरजीसी का हो। और मुझे नहीं लगता कि अकेली आईआरजीसी का वो डिसीजन है। पॉलिटिकल लीडरशिप भी निश्चित रूप से साथ होगी, जो केबल को लेके उन्होंने कहा है। तो निश्चित रूप से ये वहाँ का कलेक्टिव डिसीजन है, वहाँ की गवर्नमेंट का डिसीजन है। तो हमें इस तरह से सेपरेट नहीं करना चाहिए। अब देखिए इलाज क्या हो सकता है। ईरान का ये कहना है कि हमारा टेरिटोरियल वाटर है, हमारे एरिया से जाती है, इसलिए हम इसका फीस चार्ज करेंगे, वो ये कहना चाहते हैं। और इसमें जो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, वो सब इन्वॉल्व हैं। और जो बड़ी कंपनियों का प्रभाव है वो देशों के प्रभाव से भी बहुत ज्यादा है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने रिकॉग्नाइज ही कर लिया था कि प्राइवेट जो कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी, वो पूरी देशों का नहीं, पूरे प्रजातंत्र का डिसाइड कर रहे हैं, चुनावों को डिसाइड कर रहे हैं, मार्केट को डिसाइड कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट का नेचर क्या हो वो डिसाइड कर रहे हैं। तो उनका प्रभाव तो है, लेकिन उनका प्रभाव अब ईरान के सामने किस तरीके से काम करेगा? क्या वो कंपनियां भी दबाव बनाने के लिए अलग अलग देशों पे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगी? क्योंकि कंपनियां, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत से देशों के टोटल बजट है उससे भी ज्यादा उनका इनकम है। तो ऐसी स्थिति में देखिए इतना हमें इस मुद्दे को ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान, यानी देखना ये होगा आने वाले समय में ये सिर्फ केवल ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से एक धमकी साबित होती है या फिर इसको लेकर डिजिटल इकोनॉमी पे भी काफी बड़ा फर्क पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी।